आपका स्वागत है हमारे इन्फोटेक करियर में 1857 से लेकर 1947 तक का सफर। बिल्कुल, पूरे 90 साल का ये लंबा आंदोलन। और सुनने वालों को ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि आज हम केवल इतिहास की कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। एकदम सही। आज का हमारा लक्ष्य एकदम अलग है। आज हम NCDQ ट्रिक और कुछ बेहतरीन क्रोनोलॉजी हैक्स के जरिए इस महासंग्राम के हर एक तथ्य को सीधा दिमाग में बिठाने वाले हैं। बिल्कुल, और जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये विश्लेषण एक मास्टर क्लास होने वाली है। 1857 की पहली महाक्रांति, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बहुत बड़ी और संगठित लड़ाई। और इस आग को भड़काने का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल, ये एक नई बंदूक थी जिसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। और विवाद की जड़ यही थी क्योंकि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात सामने आई थी। इससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं बहुत बुरी तरह आहत हुईं। जाहिर सी बात है। और इसी सुलगते माहौल के बीच से हमारे पहले हीरो उभर कर आए, मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी से उन्होंने इस क्रांति का बिगुल फूंक दिया। मंगल पांडे की उस बगावत ने पूरे देश में एक ऊर्जा भर दी। और एक बहुत ही रोचक बात छात्रों को याद रखनी है, इस क्रांति के प्रतीक कमल का फूल और रोटी। हाँ, कमल और रोटी। बिना कोई शोर मचाए गांव-गांव में रोटियां और कमल भेजकर लोगों को एकजुट किया जा रहा था। ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी। और देखते ही देखते कई बड़े लीडर्स इस क्रांति से जुड़ गए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला, लखनऊ से बेगम हजरत महल आगे आईं और बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने कमान संभाली। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ वर्सेस फैक्ट है जिसे समझना परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। हाँ, वो सिपाही विद्रोह वाला मिथ। बिल्कुल। अंग्रेजों के इतिहासकारों ने 1857 की इस महान क्रांति को महज एक सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह कहकर खारिज करने की कोशिश की। ये उनका मिथ था, ताकि दुनिया को लगे कि भारत की आम जनता तो अंग्रेजों के साथ है। सही कहा। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत यह है कि वीडी सावरकर जी ने पहली बार इस भ्रांति को तोड़ा और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, एक और एग्जाम फैक्ट यहाँ जोड़ना चाहूंगी। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत उम्दा सवाल। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। छात्रों को ये नाम दिमाग में छाप लेना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को समझ आ गया कि सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलेगा, एक राजनीतिक मंच चाहिए। और यहीं से एंट्री होती है 1885 की। 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे A.O. ह्यूम ने स्थापित किया था और W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। और कांग्रेस के अंदर आते ही दो दल बन गए, नरम दल जो शांतिपूर्ण तरीके से मांगे रखता था और गरम दल जो उग्र आंदोलन में विश्वास रखता था। अब देखिए, यहाँ से हमारा महा रोड मैप इतिहास के उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ से क्रोनोलॉजी के सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, 1905 से लेकर 1913 का घटनाक्रम। और ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि अक्सर सब कुछ मिक्स हो जाता है। लेकिन इसे याद रखने के लिए आज हम एक धांसू ट्रिक डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। सुनने वालों को बस अपने दिमाग में एक लाइन बिठानी है, बंगाल से स्वदेश जा रहे मुस्लिम सूरत से स्प्लिट होकर कुछ मिनटों में दिल्ली के दरबार पहुंचे पार्टी करने। वाह! बंगाल से स्वदेश जा रहे मुस्लिम सूरत से स्प्लिट होकर कुछ मिनटों में दिल्ली के दरबार पहुंचे पार्टी करने। चलिए इसे तेजी से डिकोड करते हैं। तो पहला हिस्सा है बंगाल से स्वदेश। इसका सीधा मतलब है 1905 का बंगाल विभाजन और उसके विरोध में उठा स्वदेशी आंदोलन, जहां विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं। उसके बाद ट्रिक में आता है मुस्लिम। मुस्लिम से याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना, जो ठीक अगले साल यानी 1906 में हुई। फिर आता है सूरत से स्प्लिट होकर। यह है 1907 का सूरत विभाजन, जहां कांग्रेस का नरम दल और गरम दल अलग हो गए। एकदम सही। और फिर है कुछ मिनटों में। मिनटों से याद रखना है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। इसके बाद दिल्ली के दरबार, मतलब 1911 का दिल्ली दरबार, जहां राजधानी बदलने का फैसला हुआ। और अंत में पार्टी करने, यानी 1913 की गदर पार्टी। तो 1905 से 1913 तक का पूरा रोड मैप इस एक लाइन में सेट हो गया। यह वाकई एक सुपर हैक है। अब जब आंदोलन इतने उग्र हो रहे थे तो जाहिर है नए नारे भी जन्म ले रहे थे। तो यहाँ एक तेज सवाल पूछती हूँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? इसका जवाब तो सब जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो गरम दल की त्रिमूर्ति लाल बाल पाल का हिस्सा थे।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, एक ऐसा आहा मोमेंट जो बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, और वो फैक्ट ये है कि ये स्लोगन असल में बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं, बल्कि काका बैप्टिस्टा ने कॉइन किया था। तिलक जी ने इसे जन जन तक पहुंचाया जरूर था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। और इसी दौर में भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद और चंद्रशेखर आजाद का काकोरी कांड भी सामने आया। लेकिन इन सब के बीच इतिहास में एक मास्टर स्ट्रोक एंट्री होने वाली थी 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी का भारत आगमन। इस दिन को आज हम NRI डे के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, पर गांधी जी ने आते ही कोई हंगामा नहीं किया। उनके गुरुजी G.K. गोखले ने उन्हें एक बहुत सॉलिड सलाह दी थी। हाँ, गोखले जी ने कहा था कि पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो। और उसी समझ का नतीजा था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो किसानों के हक के लिए था। और उसके ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद में उन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का प्रयोग किया और खेड़ा में नॉन कोऑपरेशन की नींव रखी। और इन्हीं सफलताओं के साथ शुरू होता है गांधी युग, 1920 से लेकर 1942 तक का समय। इस गांधी युग के 4 सबसे बड़े मूवमेंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक और सुपर ट्रिक है, NCDQ, यानी NCDQ ट्रिक। इसे ध्यान से सुनना है सबको। N से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ। फिर C से सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, साल 1930। D से दांडी मार्च, ये भी 1930 में ही हुआ था, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। और आखिरी अक्षर Q से क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। इसी क्विट इंडिया आंदोलन में गांधी जी ने अपना सबसे पावरफुल नारा दिया था, डू और डाई, यानी करो या मरो। NCDQ 1920, 1930, 1942, ये क्रम कभी नहीं भूलना है। और हाँ, जब भारत के अंदर ये सब चल रहा था तो बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। उनका जय हिंद का नारा आज भी हमारे खून में जोश भर देता है। बिल्कुल। अब यहाँ सुनने वालों के दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, क्रोनोलॉजी का ब्रेन टेस्ट। ठीक है, मैं 3 घटनाएं बताती हूँ। पहला 1905 का बंगाल विभाजन, दूसरा 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा 1930 का दांडी मार्च। अब इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद जालियांवाला बाग का वो दर्दनाक हत्याकांड 1919 में। और अंत में नमक कानून तोड़ने वाला दांडी मार्च 1930 में। एकदम सही। इस तरह घटनाओं को आपस में लिंक करके पढ़ने से पूरी टाइमलाइन दिमाग में छप जाती है। और इन्हीं लंबे संघर्षों, अनगिनत बलिदानों के बाद आखिर में आता है हमारा क्लाइमैक्स। 15 अगस्त 1947, 90 साल का लंबा महासंग्राम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा। भारत ने आजादी की सांस ली। पर यह आजादी एक कीमत मांग रही थी। आजादी का जो मुख्य फॉर्मूला था वो था माउंटबेटन योजना, जिसे जून 3 प्लान भी कहते हैं। और इसी योजना ने आजादी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लकीर खींच दी गई, जिसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया। और फिर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति, 1885 की कांग्रेस, 1905 का स्वदेशी, गांधी युग और आखिर में 1947 की आजादी। युवा और क्रांतिकारी ही इस पूरे रोड मैप के असली नायक थे। बिल्कुल। लेकिन एपिसोड खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक ऐसा विचार रखें जिस पर हमारे सुनने वाले गहराई से सोच सकें। जरूर। देखिए, आज हमने देखा कि माउंटबेटन प्लान के तहत एक रेडक्लिफ रेखा ने भारत और पाकिस्तान को बांट दिया। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति सिरिल रेडक्लिफ, जिससे भारत के भूगोल और यहाँ के लोगों की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था, उसने महज कुछ ही हफ्तों में ये लकीर कैसे खींची होगी? और कागज पर खींची गई उस जल्दबाजी वाली एक लकीर ने कैसे रातों रात करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। जय हिंद।